नमस्कार। आज के समाजी विज्ञान शिक्षण में मैं रविंद्र सिंह रौतेला, प्रवक्ता राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज पौड़ी नगर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 विषय समाजी विज्ञान पाठ्यपुस्तक समकालीन भारत भाग 1 के पाठ भारत का भौतिक स्वरूप भाग 3 पर चर्चा करेंगे। आज के हमारे चर्चा के बिंदु हैं भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। भारतीय मरुस्थल पर चर्चा करते हैं। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर विशाल भारतीय मरुस्थल स्थित है। इसे थार का मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहते हैं। यह बालू के टिब्बों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। जैसे कि आप सैटेलाइट चित्र में देख रहे हैं, भारत का मानचित्र यहां पे दिखाई दे रहा है। यहां पर यह अरावली की पहाड़ियां दिखाई जा रही हैं और यह भारतीय उसके मरुस्थल दिखाया जा रहा है, जो कि आपको इधर हरा मैदानी क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा, उसके इस तरफ मृदा के कलर का खाकी कलर में जो दिखाई दे रहा है, यह भारतीय मरुस्थल है। इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी चला गया है। बालू के टिब्बे, रेत के टिब्बों के ऊपर यह एक मैदान के रूप में फैला हुआ है। इस तरह लगता है जैसे तरंग लहरों की तरह दिखाई देते हैं ये मैदान। अगर हम सैटेलाइट चित्र में देखें तो दिखाई दे रहा है। यहां पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। परिणाम स्वरूप यह एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। 150 मिलीमीटर वर्षा बहुत कम वर्षा वाला क्षेत्र ही है, इसीलिए इसको मरुस्थल बोला गया है। भारत में ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां 150 मिलीमीटर वर्षा एक दिन में हो जाती है। इस आधार पर यह शुष्क क्षेत्र है और वनस्पतियां के होने के लिए, उनके पैदा होने के लिए जल की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए यह वनस्पति विहीन क्षेत्र है। सैटेलाइट के चित्र में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि यह क्षेत्र जहां पर हमारी वनस्पतियां हैं वो हरा ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, आप लोगों को हरे कलर में दिखाई दे रहा है, हल्के और गाढ़े कलर में। और ये क्षेत्र जो कि वनस्पति विहीन दिखाई दे रहा है आपको, ये भारतीय मरुस्थल है। यहां की अधिकतर नदियां अल्पकालिक हैं। अल्पकालिक अर्थात बरसात में या जब बारिश उस क्षेत्र में होती है तब ये दिखाई देती हैं, बाकी समय ये सूखी रहती हैं, उनमें पानी दिखाई नहीं देता है। पर्याप्त जल की नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं और बालू में ही विलीन हो जाती हैं, क्योंकि उनमें हमेशा पानी की मात्रा नहीं रहती है, पानी की मात्रा कम रहती है, या वर्षा के ऋतु में ही पानी दिखाई देता है और वो पानी बालू में, रेत में ही वह विलीन हो जाती हैं। अंतस्थलीय जलमार्ग का क्षेत्र यह है। यहां पर अंत अपवाह तंत्र बोलते हैं इसको, का क्षेत्र यह है। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। लूनी नदी जो यहां पर अरावली के पास से आती है, यही यहां पर एक स्पष्ट अपवाह तंत्र का एक रूप दिखाई देता है यहां पर, जो कि बरसात में इसमें भी पानी की मात्रा दिखाई देती है और बाकी समय यहां सूखी हुई दिखाई देती है। बाकी नदियां सीधे समुद्र तक कोई भी नहीं पहुंचती हैं, मिलती हैं। यहां की प्रमुख स्थलाकृतियां स्थानांतरी रेतीले टीले, बरखन भी बोलते हैं, छत्रक चट्टाने और मरुद्यान यहां की प्रमुख स्थलाकृति हैं। अर्थात भारतीय मरुस्थल में बरखन, स्थानांतरित रेत के टीले, छत्रक सेल आदि स्थलाकृतियां दिखाई देंगी। बरखन अर्धचंद्राकार इस प्रकार के जो रेत के टीले बने होते हैं,
ऐसे रेत के टीलों को बरखन बोला जाता है। ये हवा की, पवन की दिशा की ओर बने हुए होते हैं। मरुद्यान, मरुस्थलों में जिन क्षेत्रों में कहीं पानी या जल स्रोत होता है, उसके आसपास वनस्पति और जीव जंतु मिलते हैं, रहते हैं, उस क्षेत्र को मरुद्यान कहा जाता है। स्थानांतरित रेत के टीले अर्थात ऐसे रेत के टीले जो अपना स्थान बदलते रहते हैं। हवाओं और पवनों के चलने के कारण वह दिन भर में कुछ मीटर या कुछ सेंटीमीटर अपने स्थान को बदल देते हैं। भारत की एक और भू आकृति है जिसे तटीय मैदान कहते हैं। इस पर चर्चा करते हैं। भारत की तट रेखा बहुत लंबी है। जिस प्रकार हमने पूर्व की कक्षाओं में चर्चा की थी कि भारत की तट रेखा लगभग 7,516 किलोमीटर के आसपास है। लंबी तट रेखा भारत के लिए यह लाभदायक है। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टी का विस्तार है। जो भारत की लंबी तट रेखा है उसके किनारों पर, सागरों के आसपास, यह देखिए लंबी सी आपको दिखाई दे रही है। लंबी तट रेखा के साथ साथ यह दोनों तरफ आपको तटवर्ती मैदान दिखाया जा रहा है। सैटेलाइट के चित्र में देखिए आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि यह पठारी क्षेत्र जो है और सागर के बीच में एक पतली संकीर्ण पट्टी जो मिलती है वह तटीय मैदान की है। यह स्थलाकृति उत्तरी मैदानों से अलग है, इसलिए इसको अलग भू आकृति माना गया है। यह पश्चिम में अरब सागर से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। जिस प्रकार से मानचित्र में दिखाया जा रहा है, यह पश्चिम में अरब सागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी इन दोनों सागरों के किनारों पर यह तटवर्ती मैदान निर्मित हुआ है। भू आकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदान को दो भागों में बांटा जा सकता है, पश्चिमी तटीय मैदान एवं तथा पूर्व तटीय मैदान। पश्चिम तटीय मैदान जो अरब सागर के तटों के नजदीक है उसे पश्चिमी तटीय मैदान कहा गया है। यह वाला क्षेत्र पश्चिमी तटीय मैदान का है। और पूर्व तटीय मैदान जो बंगाल की खाड़ी के आसपास है, यह वाला क्षेत्र पठार और बंगाली खाड़ी के बीच में एक क्षेत्र है, इसे पूर्व तटीय मैदान कहा जाता है। अब चर्चा करते हैं पश्चिम तटीय मैदान। यह पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। यह जलमग्न तटीय मैदान है, इस कारण यह एक संकीर्ण पट्टी मात्र है। देखिए यह पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं। यहां पर आप मानचित्र में देखिए, आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होंगी। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों और अरब सागर के बीच में हमने जैसे देखा, यह पतली सी एक सक्रिय पट्टी जो दिखाई दे रही है, यह पश्चिम तटीय मैदान है। और इसकी विशेषता यह है, अगर हम भूगर्भिक इतिहास देखें तो यह मैदान जलमग्न अर्थात यह विवर्तनिकी क्रियाओं के कारण टूटकर अरब सागर और सागर में समा गया। इस कारण यह मैदान पतला और सकरा बना हुआ है। भूगर्भिक इतिहास में स्पष्ट पता लगता है कि यह वाला मैदान टूटकर पानी में डूब गया, इसलिए इसको जलमग्न तटीय मैदान कहा गया। और उसका कुछ हिस्सा पानी में डूब गया और कुछ हिस्सा पश्चिमी तटीय मैदान का है। जिस प्रकार हम लोगों ने किताबों में ही पढ़ा और पूर्व भारतीय संस्कृति में भी जिसका जिक्र है कि द्वारिका शहर जो कि अब पानी में डूब गया है, वो भी इसी प्रकार का जलमग्न मैदान का उदाहरण है। पश्चिमी तटीय मैदान को अध्ययन के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया है।
उत्तरी भाग को कोंकण तट कहा जाता है। उत्तरी भाग यह वाला, जिसमें मुंबई और गोवा का क्षेत्र, राज्य का क्षेत्र आता है, यहां से यहां तक, ये कोंकण तट है, कोंकण तट कहा जाता है। मध्य भाग यह कन्नड़ का मैदान कहलाता है, कर्नाटक का तटीय क्षेत्र कन्नड़ मैदान, एवं दक्षिणी भाग मालाबार तट, पश्चिमी तट का मैदान जो है दक्षिण का, वह मालाबार तट है, जिसमें आप देखिए यहां पे लिखा हुआ है मालाबार। यह केरल राज्य के तटीय क्षेत्र में आता है। इस तट की विशेषता है कि यहां पर नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, यहां पर नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। इसका कारण है क्योंकि यह तट बहुत सकरा है और यह सकरे तट का भाग सीधे खड़े ढाल के साथ सीधे सागर में डूब गया, जिस कारण नदियों का जो मलबा और निक्षेपण सीधे सागर की गहराई में पहुंच जाता है। यहां पर सागर की जो ढाल है महाद्वीपीय वो तीव्र है, जिस कारण वो सीधे के सीधे सागर की गहराई में जाता है। इस कारण इस क्षेत्र में नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। पूर्व तटीय मैदान, बंगाली खाड़ी के साथ यह एक विस्तृत चौड़ा मैदान और समतल है। यह पश्चिम तट की अपेक्षा पूर्व तट, ये देखेंगे आप स्पष्ट मानचित्र में दिखाई दे रहा है पूर्वी तटीय मैदान, यह क्या है, उसकी अपेक्षा चौड़ा है और विस्तृत है। यह उभरे हुए तट का उदाहरण है। यह तट उभरा हुआ है। यह तट इस तरफ ढाल जो नदियां हैं उनके निक्षेपण से बना हुआ है, पूर्वी तट। इस मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। मानचित्र में देखें, यह उत्तरी सरकार का क्षेत्र है पूर्वी तटीय क्षेत्र मैदान में, जिसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, और दक्षिण तट जो है वो कोरोमंडल नाम से जाना जाता है। यह तट विस्तृत, लंबा और चौड़ा है। नदियों द्वारा लाए हुए निक्षेपण से यह तट बना हुआ है। इस तट में अनेक नदियों के डेल्टा देखने को मिलते हैं। पूर्वी तटीय मैदान, इस तट पर बहने वाली बड़ी नदियां महानदी, गोदावरी नदी तथा कृष्णा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा मैदानों का निर्माण करती हैं। इस प्रकार हमने बात करी, चर्चा किया। अब देखेंगे मानचित्र में महानदी, महानदी ये महानदी का क्षेत्र है और यहां पर महानदी का डेल्टा है। गोदावरी नदी, दक्षिण में बड़ी नदियां गोदावरी नदी ये आपको दिखाई दे रही है, ये इसका डेल्टा। कृष्णा नदी देखिए यहां पर, कावेरी यहां पर। इन नदियों के लाए गए निक्षेपण से यह मैदान बड़ा और विस्तृत हो गया है। यहां पर नदियां डेल्टा बनाती हैं क्योंकि ढाल यहां पर कम है, यहां पर महाद्वीपीय ढाल भी कम है। सागर की अंदर गहराइयों तक नदियां अपने निक्षेपण को ले जाती हैं और वह सागर को भरते हुए ऊपर तक नए मैदान का निर्माण भी इसी क्षेत्र में हुआ है। यहां पर हमने विभिन्न नदियों के डेल्टा मैदान देखे। इसके साथ साथ यहां पर एक अलग प्रकार की आकृति है, लेगुन, जिसमें चिलिका झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यह भी एक अलग प्रकार की आकृति है जो महानदी के दक्षिण में है, दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार की पुलिकत झील भी है जो कि खारे पानी की झीलें हैं। यह अनूप और लेगुन झीलें कहलाती हैं।
भारत की स्थलाकृतियों में द्वीप समूह अलग पहचान रखते हैं। भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहां पे दिखाई दे रहा है, देखिए सैटेलाइट चित्र से, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र है। तथा अरब सागर में लक्षद्वीप समूह। अरब सागर भारत के पश्चिम में, यहां पे दिखाई दे रहा है, ये सैटेलाइट चित्र में हल्के हल्के मोतियों जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये लक्षद्वीप है जो केरल तट के नजदीक दिखाई दे रहे हैं। ये भारत का लक्षद्वीप समूह है। ये छोटे छोटे द्वीपों के समूह बना हुआ है। लक्षद्वीप समूह द्वीपों का समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। यह 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है। प्रवाल द्वीपों से, प्रवाल कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो सागरीय जल में रहते हैं। इनकी विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। सागर के कम गहरे पानी में तथा गर्म पानी में, बहुत ठंडे पानी क्षेत्र में यह नहीं रहते हैं। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है, रिसाव होता है। प्रवाल स्राव और प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं, जिनसे इस प्रकार की आकृतियां बनी हैं। भारत का लक्षद्वीप इन्हीं प्रवालों के स्राव एवं अस्थियों से बना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का, यह देखिए जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। द्वीप समूह आकार में बड़े, संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाली खाड़ी में है, यहां पे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये देखिए, ये कह रहे हैं कि यह जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है, जो भारत के हिमालय पर्वत से चाप के रूप में नीचे को जो ये पर्वत आए थे, यहां पर पटाई, नागा, मिजो, मिसमी, यहां से नीचे होते सागर में, बंगाली खाड़ी में यह जलमग्न हो गए और यहां पर यानी कि आपके अंडमान निकोबार में यह पानी से फिर ऊपर आए, तो यह चारों ओर से जल से घिरे हैं, इसलिए यह द्वीप हो गए। और यह द्वीप लगभग 500 से ऊपर छोटे बड़े द्वीपों का यहां पर समूह है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये विस्तृत फैले हुए हैं, देखेंगे आप बंगाली खाड़ी में। यह हमारे दक्षिण में स्थित नजदीकी देशों के मलेशिया, इंडोनेशिया, उनके नजदीक हैं यहां, और भूमध्य रेखा से भी इनकी दूरी नजदीकी है। बंगाली खाड़ी में द्वीपों के 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। यहां पर देखिए, यह वाला क्षेत्र अंडमान क्षेत्र है और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बैरन द्वीप में स्थित है। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी सिर्फ अंडमान निकोबार में, यहां पर बैरन द्वीप है, यहां पर स्थित है। और यहीं पर भारत का दक्षिणतम बिंदु था इंदिरा बिंदु, जो कि जलमग्न हो गया है। यहां पर उस बिंदु था, इंदिरा बिंदु का मान 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश था। इस प्रकार हमने देखा कि भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं। भारत के विभिन्न भू आकृति विभागों का विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है। इस प्रकार हमने भारत की 6 भू आकृतिक विभागों का अध्ययन किया, उन पर चर्चा करी, परंतु यह स्पष्ट है कि एक विभाग दूसरे विभाग के पूरक हैं, महत्वपूर्ण है। प्रत्येक विभाग भारतीय
क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है और वे देश के प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। हमारे देश को यह प्राकृतिक भूभाग, प्राकृतिक क्षेत्र संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत, हिमालय पर्वत क्षेत्र जल के भंडार हैं, वन के प्रमुख स्रोत हैं। हमारे देश को में बहने वाली अनेक नदियां जो कि साल भर जिनमें पानी रहता है वह उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों से आती हैं। उत्तरी मैदान, जिस प्रकार हमने चर्चा करी कि उत्तरी मैदान एक उपजाऊ मैदान है, यह अन्न का भंडार है। देश के उपजाऊ मैदान जहां पर सबसे ज्यादा कृषि, गहन कृषि की जाती है, वह उत्तरी मैदान वाला क्षेत्र है। पठारी भाग, इसका अपना महत्वपूर्ण है, विशेषता है। यह खनिज भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। आप देखेंगे कि भारत के अधिकतर खनिज भारत के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसमें देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। देश के विकास में औद्योगिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उस हेतु हमें खनिजों की आवश्यकता पड़ती है। यह खनिज हमें पठारी क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। हम आगे चर्चा करेंगे इन बातों पर भी। तटीय क्षेत्र, उसकी अपनी विशेषता है। मत्स्य एवं पोष संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त है। भारत का विस्तृत तट क्षेत्र है जो कि हमारे मत्स्य उत्पादन और परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हमने चर्चा करी कि भारत के विभिन्न भौतिक विभाग भारत के विकास और भारत की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन, भारतीय मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? हमने पूर्व में चर्चा करी कि भारत में विशाल मरुस्थल है जिसे थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। बराकन, बरखन भी कहते हैं। किसे कहते हैं? हमने देखा कि थार के मरुस्थल में रेत के टीले जो कि अर्धचंद्राकार रूप में होते हैं, इस प्रकार से उन्हें बरखन कहा जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान के 3 भागों के नाम बताइए। पश्चिमी तटीय मैदान को हमने क्षेत्रीय आधार पर 3 भागों में बांटा था, उनका अध्ययन किया था। उत्तर में कोंकण तट जो कि मुंबई और गोवा के बीच में है, मध्य में कन्नड़ तट तथा दक्षिण में मालाबार तट। भारत के उन द्वीपों का नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। हमने भारत में 2 द्वीप समूह का अध्ययन किया, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप। उनमें से लक्षद्वीप समूह प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। गृह कार्य, पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह में तुलना कीजिए। भारत के रेखा मानचित्र पर, आउटलाइन मैप पर थार का मरुस्थल, पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप समूह, कोरोमंडल तट तथा चिलिका झील को दर्शाइए। इस पाठ की चर्चा में हमने संदर्भ लिए कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक, एनसीईआरटी कक्षा 11 की भूगोल की पाठ्यपुस्तक, साथ ही इसरो द्वारा निर्मित भुवन एवं गूगल मैप की साइट से मानचित्र लिए गए। धन्यवाद।